हमारी पैदाइश से लेकर लगभग 10 साल की एज तक एक बच्चे की मुकम्मल तौर से मेंटल और साइकोलॉजिकल ग्रोथ हो चुकी होती है, उसका एक माइंडसेट बन चुका होता है। साइकोलॉजी की प्रैक्टिस में एक बात तो समझ में आ गई कि वो सारे कपल्स जिनकी शादियां हो जाती है और इसलिए फिर रस्मन माँ बाप भी बन जाते हैं। अब माँ बाप बन गए, बच्चा हो गया तो स्कूल में भी डालना है और समाज के मुताबिक जैसे कि पढ़ाई तालीम और तरबियत जो होती है वो लोग करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, ऐसा क्यों होता है कि हम कई मैच्योर एडल्ट्स लोगों को, बड़े लोगों को रोड पर तमाशा करते हुए देखते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम कई लोगों को, अपनी बीवियों को मारते हैं, ऐसा हमने सुना है, हमने देखा है। ऐसा क्यों होता है कि हमारे सुनने में आता है कि किसी शख्स ने अपने माँ बाप पे हाथ उठाया। ऐसा क्यों होता है कि हमें पता चलता है कि कोई शख्स ने खाना खाने की प्लेट उठाई और फेंक दी जिसमें अनाज था। मेल डोमिनेंसी का जो ये नेगेटिव चेहरा है, आज का हमारा टॉपिक यही है कि ऐसा क्यों होता है। वो पेरेंट्स जो आमतौर पर सिर्फ रस्मन पेरेंट बन गए, मीन्स शादी हो गई, अब बच्चा हो गया तो अब उसकी तरबियत तो करनी है। जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसको उठाना है और स्कूल में डाल देना है। स्कूल से पढ़ करके आएगा, फिर बचा हुआ काम ट्यूशन करेगी। और आजकल तो सुम्मा माशाल्लाह ऑनलाइन चल रहा है, तो बच्चे कितनी देर पढ़ाई करते हैं और कितनी देर गेम खेलते हैं अल्लाह ही जाने। इन पेरेंट्स को ये लगता है कि इन्होंने अपनी तरबियत का हक अदा कर दिया, लेकिन ये बहुत अहम बात है। 0 to 10 ईयर्स की एज आते आते एक बच्चे की नशोनुमा, चाहे वह जहनी हो यानी मेंटल हो या नफ्सियाती हो, इमोशनल हो, साइकोलॉजिकल वो हो चुकी होती है। और फिर हम देखते हैं कि आने वाले वक्त में वो बच्चा अगर सही तरबियत ना मिले तो एक अपनी पर्सनैलिटी का बहुत, आप कहेंगे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इरिवर्सिबल लॉस कर चुका होता है। और ये सिर्फ उन पेरेंट्स की गलती नहीं होती, बल्कि इसके अंदर समाज, पड़ोस, एजुकेशन सिस्टम और इस तरह के और भी जितने अदारे जो एक बच्चे की ज़िंदगी में अपना रोल अदा करते हैं, वो सब इसके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। मिसाल के तौर पे आप समझ लीजिए कि एज ए केस स्टडी हम देखते हैं यहाँ पर कि एक बच्चा है जो अपना होश संभालता है, 18-19 महीने के आसपास की एज में आता है और वो देखता है कि घर के अंदर एक पर्सन है जो काफ़ी सख्त है, गुस्से वाले हैं, जो काफ़ी ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। वो जैसे ही घर में आते हैं मम्मी के चेहरे पर डर नज़र आता है। कई बार तो हमने सुना है काउंसलिंग के अंदर माएँ शिकायत करती है कि बच्चा, हमारा बेटा, हमारा बेटी मुझे धमकी देती है कि अगर मम्मी तुमने मेरी ये बात पूरी नहीं की तो मैं पापा को नाम बोल दूंगी। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर वो देखता है कि ये शख्स जब घर में आता है जो मेरा फादर है, उसको देखते ही माँ के चेहरे पर डर के तासुरात आ जाते हैं। मेरे दूसरे भाई बहन, मेरे सिबलिंग्स शांत हो जाते हैं, मस्ती करना बंद कर देते हैं, खेलना कूदना बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि दादा और दादी के चेहरे पर भी हल्का सा डर नज़र आता है, वो भी सहम जाते हैं, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा डांट फटकार नहीं करते या दिल की खुल के बात नहीं करते। बच्चा जब थोड़े से होश में आता है तो उसे ये समझ में आने लगता है कि जो शख्स है ये यकीनन बहुत गुस्से वाला है, ये बहुत पावरफुल है। खाने में अगर नमक ज़रा सा भी कम हो जाए या सब्ज़ी तरकारी अपने हिसाब से ना बने या अगर नॉनवेज बना है तो गोश्त गला ना हो तो वो खाने की गरम गरम प्लेट उठा करके माँ के मुँह पे आराम से मार सकता है और उसे इस बात का हक है क्योंकि कोई इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाता। बसा होगा तो ये भी देखने में आया है कि किसी शख्स ने जो है अपने घर में बना हुआ सारा खाना उठा करके रास्ते पे फेंक दिया और किसी ने चूं तक नहीं कहा। अब आहिस्ता आहिस्ता इस बच्चे के जहन में एक पैटर्न बिल्ड होना शुरू होता है। एक ऐसा पैटर्न बिल्ड होना शुरू होता है जो उसकी पर्सनालिटी को गढ़ता है और वो ये समझने लगता है कि हर फैमिली के अंदर कोई एक पर्सन होना चाहिए जो फैमिली का हेड होता है और डोमिनेंट पर्सनालिटी होती है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता 10 साल की एज तक वो ये समझने लगता है कि वो जो डोमिनेंट पर्सनालिटी है वो गुस्से वाली तो होनी ही चाहिए, उसका रौब होना चाहिए, उसकी आवाज़ गरजदार होनी चाहिए और प्लस सब उससे डरने चाहिए और वो शख्स एक मर्द होना चाहिए, मीन्स एक पुरुष होना चाहिए, एक मर्द होना चाहिए। यहीं से मेल डोमिनेंसी का एक नेगेटिव चेहरा उस बच्चे के जहन में बनता है। अब वो बच्चा इसी पैटर्न को लेकर अपनी आगे की ज़िंदगी गुजारता है। जब वो फादर बनता है तो सेम कहानी रिपीट होती है
और यही पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली आज दुनिया में जितने भी इस तरह के एडल्ट लोगों के क्राइम्स है या एडल्ट लोगों के इस तरीके के बिहेवियर है, इसकी बुनियाद बचपन में पेरेंटिंग के अंदर थोड़ी सी कमी या पेरेंटिंग का अवेयरनेस ना होना या सुन्नतों को सही अंदाज में ना समझना, उसको अपनी ज़िंदगी में ना लाने की वजह से होता है। अब सवाल ये उठता है कि मैंने पहले कहा कि ऑलमोस्ट ये जो लॉस है, ये पर्सनालिटी का ये लॉस है, ये इर्रिवर्सिबल है। ऑलमोस्ट ये इर्रिवर्सिबल है, मैंने वर्ड यूज़ किया। तो क्या सच में अगर ये इर्रिवर्सिबल है तो फिर क्या कोई उम्मीद नहीं की जाएगी या कोई कोशिश का कोई ऑप्शन नहीं बचता? तो नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इसका जवाब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको आसान करके बताने की मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। अल्लाह से दुआ है कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो आपके जहन में उतरे और कईयों की ज़िंदगियों में से फ़र्क आए। हमारी जो हैबिट्स होती हैं वो हमारे बिलीफ सिस्टम का, जो हमने बचपन में ही बना लिया है, उसकी अक्कासी करती है, उसका रिफ्लेक्शन होता है, जो हमारे हर तरीके से किए गए कामों के अंदर कहीं ना कहीं वो नज़र आता है। जैसे कि उस शख्स का चिल्ला के बात करना, बिला झिझक वो प्लेट उठा के फेंक देना, अपनी बीवी को बेझिझक मारना, उसके बाद में तवक्को करना कि वो मेरी इज्जत करे और ना करे तो फिर मारना, समाज का उस शख्स को इन चीज़ों पे ज़्यादा ऑब्जेक्शन ना लेना और ये कहना कि भाई शौहर है, आज नहीं कल सुधर जाएगा, बीवी को तो बर्दाश्त करना पड़ता है, जन्नत में दर्जे बुलंद हो जाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं उन टॉपिक्स पे नहीं जाऊंगा, लेकिन कहने की बात ये है कि वो तमाम जो हरकत है उसकी, वो उस शख्स का बिलीफ सिस्टम है कि ये मेरा हक है, क्योंकि उसने बचपन से देखा है कि उसके फादर वैसा करते थे, उसके अंकल वैसा करते थे, उसके दादा वैसा करते थे। तो इस बच्चे ने अपने बिलीफ सिस्टम को अपनी हैबिट का हिस्सा बना लिया। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमको बेहतरीन अंदाज में बनाया, ऐसे तक़वीम बेहतरीन अंदाज में बनाया है, और हमारे कॉन्शियस ब्रेन में, जिसमें हमारी हैबिट्स सब छुपी छुपी सी रहती है, वहीं पर एक सबकॉन्शियस ब्रेन भी रखा है। वो जो एक छोटी सी विंडो है, उसके अंदर अगर हम झाँके, उसके ज़रिए से अगर हम अपने हैबिट्स, अपने बिलीफ सिस्टम को बदलने की कोशिश करें, तो हमारा बिलीफ सिस्टम हमारे हैबिट्स पे डेफिनेटली असर करता है। नेगेटिव हैबिट्स क्यों बनी? क्योंकि नेगेटिव बिलीफ सिस्टम था। अगर हम उस बिलीफ सिस्टम के एक एक पॉइंट को सॉल्व करें, चिल्लाना, चिल्ला के बात करना, बीवी पे हाथ उठाना, बच्चों को यूं ही उठा के पटक देना, माँ बाप से बदतमीज़ी से बात करना, कुछ काम बोला जाए तो उसको टाल देना, ये बोल के कि मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है, या ऐसे फजूल काम मुझे मत बताओ, ये तमाम चीज़ों के अंदर एहसास का दिलाना कि हम मोमिन हैं, हम ईमान वाले हैं, और हमारे अंदर जो सबसे अहम जुज़ है वो ये है कि हमको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनी ज़िंदगी में ला करके उस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी हम। जैसे ही हम उस बंदे के सामने, उस शख्स के सामने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा पेश करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसकी पर्सनालिटी में चेंज आएगा। बिलीफ सिस्टम बदलेगा तो आएगा, खाली हैबिट लगाने से नहीं आएगा। आप कुर्ता पजामा पहन के मुत्तकी नहीं बन सकते, लेकिन आप मुत्तकी बनने के बाद में हो सकता है कि कुर्ता पजामा पहनना शुरू कर दें। बिल्कुल वैसे ही आप दाढ़ी उगाने से मुत्तकी नहीं होगे, लेकिन मैक्सिमम मुत्तकी लोगों के चेहरे पे दाढ़ी नज़र आती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मुत्तकी हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ रिया ओवर देयर, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ करे। एक हदीस का कुछ हिस्सा जहन में आ रहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस है गालिबन, ये हदीस नंबर 3895, 3895 तिरमिज़ी की हदीस है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के हक़ में बेहतर हो, और मैं अपने घर वालों के हक़ में बेहतर हूँ। अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं, इसका मतलब, और अगर हमको उनकी तरह बनना है, हमारे अंदर उनकी मोहब्बत है, हम उनके उम्मती, इस बात पे हमको फ़ख्र है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को मोल्ड ज़रूर करेंगे। और मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि मेरे अंदर भी जो गुस्से की आदत थी, चिल्लाने की आदत थी, वो आहिस्ता आहिस्ता इसी तरीके से दूर हुई है। तो ये मेरा पर्सनल एग्जांपल भी यहाँ पर मैं पेश कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, अल्लाह ने मुझे बदला। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बहुत सारे भाई बहन जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको शेयर करेंगे और उन घरों तक, उन फैमिलीज़ तक इसको ज़रूर पहुँचाएंगे जहाँ इसकी ज़रूरत है। हमें ये बताने की ज़रूरत है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा नमूना, उनकी लाइफस्टाइल, उनका बोलने का अंदाज़, उनका चलने का अंदाज़, उनके खाने का अंदाज़, उनका अपनी बीवियों के साथ में रहने का अंदाज़, उनका बच्चों के साथ में शफीक किस तरीके से रहा जाता है वो अंदाज़,
अपने साथ में काम करने वालों के साथ में किस तरीके से रहा जाए, वो अंदाज़, खैरात करने का अंदाज़, लोगों की मदद करने का अंदाज़, किसी से मदद तलब करने का अंदाज़, इबादत का अंदाज़, हर एक चीज़ जो है प्रॉफिट से ली जा सकती है और वो हमारे लिए बेहतरीन है, उसमें कोई एरर नहीं और हम उसको अपने अंदर ला करके अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं। और ये मेल डोमिनेंसी का जो नेगेटिव चेहरा है कि बीवी को मारना है एंड ऑल, उसके मुकाबले में अगर बीवी आपकी इज्जत करके, शोहर की इज्जत करके उसकी बात को माने तो कितना बेहतर हो। अगर बच्चे बाप से डर करके खामोश ना हो जाए बल्कि बाप की इज्जत करके कि अब्बा आ चुके हैं और अब अगर हमने मस्ती की, उन्होंने देखा तो उनको कितना बुरा लगेगा। इस तरीके का फीलिंग जब उनके बच्चों में आएगा तो अगली नस्ल जो है उसको इतनी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं होगी, वो पहले से सुन्नतों की पाबंद होगी। आज का वीडियो थोड़ा सा रिलीजियस टाइप का बन गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से कुछ लोगों को ये रिलेट करेगा, ज़रूर करेगा। मैंने बहुत दिल से इसको बनाया है। अगर आपने इसको लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बड़ी मेहनत से बनते हैं और इसमें कुछ कमी रह गई हो तो मैं अल्लाह से दुआ करूँगा अल्लाह मुझे माफ़ करे। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इसमें और क्या क्या ऐड किया जा सकता था। मैं कोशिश करूँगा कि अगले किसी वीडियो में इस टॉपिक पर बात करूँ तो उन पॉइंट्स को भी ऐड करूँ ताकि और लोगों तक वो बात को पहुँचा सकूँ। आज के लिए इतना ही, मैं इजाज़त चाहूँगा। मोहम्मद अरफा जरगावकरी साइनिंग ऑफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।